इस वीडियो में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करेंगे और क्योंकि ये काफ़ी सुंदर फंक्शन है पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो यह y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसको इस तरह से लिखते हैं, x होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इसकी वैल्यू आती है हमेशा एक इंटीजर। जो भी हम इनपुट करेंगे हमें आउटपुट इंटीजर मिलेगा। और कौन सा इंटीजर? ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू द इनपुट। तो मान लो तुमने 10 डाला इसमें तो आउटपुट आ गया 10, क्योंकि बराबर भी चलेगा। लेकिन जैसे ही तुमने 9.9 डाला आउटपुट हो जाएगा 9। तो वो इंटीजर जो 9.9 से जस्ट छोटा है हम वो लेंगे, तो वो होता है 9। अगर वैल्यू 10.1 डालेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 10। तो इंटीजर्स पे तो वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन इंटीजर्स के आसपास वैल्यू घूम के इंटीजर ही बन जाएगी। अब जब डेफिनेशन और एग्जाम्पल देख लिए, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, चलो साथ में करते हैं। जब भी हम इंटीजर वैल्यूज इनपुट करेंगे आउटपुट वही इंटीजर आएगा। जैसे 0 पे आएगा 0, 1 पे आएगा 1, 2 पे आएगा 2, 3 पे आएगा 3, 4 पे आएगा 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही पीछे चलेगा, -1 पे -1, -2 पे -2 एंड सो ऑन। अब बची बीच वाली वैल्यूज। तो बीच वाली वैल्यूज पे क्या हो रहा होगा? 0 से 1 के बीच में देखते हैं। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू डालेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0, तो वैल्यू गिर के नीचे 0 हो जाएगी। तो 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू डालेंगे तो आंसर आएगा 0, एक्सेप्ट एट 1। 1 पे वैल्यू वापस शूट होकर ऊपर 1 बन जाएगी। 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू डालो, 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1। तो 1 और 2 के बीच में हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। ऐसे ही 2 और 3 के बीच में आउटपुट आएगा 2, 3 और 4 के बीच में आएगा 3, 4 और 5 के बीच में आएगा 4 एंड सो ऑन। इस सीढ़ी की तरह चलती जाएगी। ऐसे ही उल्टा चलेगा। -1 और 0 के बीच में आउटपुट आएगा -1। डाल के देख लो, -12 से जस्ट छोटा इंटीजर -1 है, 0 नहीं। ऐसे ही यहां पर होगा। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी डोमेन है R। कोई भी इनपुट डालो रियल, उसका कोई ना कोई आउटपुट तो आएगा ही। लेकिन रेंज R नहीं है, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। यहाँ लिखा हुआ है रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y, वेयर y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। आउटपुट सिर्फ इंटीजर ही आएगा, चाहे इनपुट कुछ भी डालो। और क्योंकि ये सीढ़ी की तरह चलती है इसलिए कभी कभी इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी की या डिसकॉन्टिन्यूटी की। कहाँ पर कंटिन्यूस है और कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है? तो ग्राफ देख के पता लग रहा है कि सारी इंटीजर वैल्यूज पे ग्राफ टूटता है, यानी कि ये डिसकंटिन्यूस है एट इंटीजर्स। बाकी सारी वैल्यूज पे ये कंटिन्यूस रहेगा। सो दिस इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एल्स बट डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर्स। देख सकते हैं, अगर 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू है, मान लेते हैं 1.5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लेफ्ट में भी वही, उसके राइट में भी वही और उस पर भी वही। लेकिन जैसे ही कोई इंटीजर उठाया, यानी कि 2 उठाया, 2 के लेफ्ट में कुछ और हो रहा है और राइट में कुछ और। लेफ्ट में वैल्यू नीचे जाके गिर रही है 1 पे और राइट में वैल्यू सेफली 2 ही रह रही है। तो अगर इसको रिगरसली प्रूव करें तो भी देख सकते हैं इंटीजर वैल्यूज पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आएगी। चलो इसे प्रूव करते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। पहला केस लेते हैं C, जो इंटीजर नहीं है। नॉन इंटीजर्स पे चेक करते हैं। यहाँ पर आंसर आना चाहिए कि ये कंटिन्यूस है। तो देखते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और वैल्यू निकालते हैं C पे। तो जब भी C इंटीजर नहीं होगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? सोच के देखो। अगर कोई वैल्यू है 1.5, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? 1.499 पे आंसर क्या आएगा? वही आंसर आएगा जो 1.5 पे आएगा। वैल्यू हल्के से शिफ्ट होने से इंटीजर तो नहीं बना देगी। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है ये तीनों सेम ही रहेंगी। 1.5 पे लेफ्ट में जाओ 1.499 हो जाएगा, राइट में जाओ 1.511 हो जाएगा, या और पास जाना है 1.500001 हो जाएगा। जो भी होगा वो इंटीजर नहीं होगा। अगर नियरेस्ट इंटीजर चाहिए, उससे जस्ट छोटा इंटीजर चाहिए, तो वो तो 1 ही रहेगा। यानी कि इन तीनों पे हमारा आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। दिस मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूस थ्रू आउट whenever we are not talking about integers. नॉन इंटीजर्स पे वैल्यू सेम रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी। अब इंटीजर वाला केस देखते हैं। केस 2, when C belongs to I। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? x टेंड्स टू C माइनस fx। ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। h एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसको हमने C में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ C माइनस h, क्योंकि C के लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो C से कम हो गई। जैसे ही इंटीजर से थोड़ा सा कम किया, ये फंक्शन पिछले इंटीजर की तरफ देखने लगेगा।
2 से हल्का सा जैसे ही कम किया वो 1.9999 कुछ हो जाएगा और ये वैल्यू गिर के नीचे 1 पे आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी c-1, जो भी इंटीजर तुमने लिया उससे एक कम। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, ये है लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, h एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस h। यहाँ प्लस साइन है क्योंकि राइट साइड से आ रहे हैं। राइट साइड सेफ है, इंटीजर से राइट जाओगे तो भी उसी इंटीजर पे रहोगे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा c। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में डिफरेंस है, दोनों में 1 का डिफरेंस है और ये हर इंटीजर के लिए ट्रू रहेगा। दिस मीन्स ये फंक्शन हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस है। तो नॉन इंटीजर्स पे कंटिन्यूस और इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस। अब एक सवाल बनाते हैं, शो दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। वही चीज जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए है वही x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए भी है। तो ये चीज प्रूफ करनी है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। चलो साथ में करते हैं। वैसे ही करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल के देखते हैं। हंच तो यही है क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो डिसकंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो चलो ट्राई करते हैं। x टेंड्स टू c माइनस fx, यहाँ पर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। अब लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो c माइनस h ले सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस h। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है, c माइनस h तो c ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर अगर हम छोटी सी वैल्यू कम कर देंगे तो इंटीजर पे फर्क पड़ जाएगा। बाहर तो रहेगा c माइनस h, यानी कि c, अंदर क्योंकि c से हल्की सी छोटी क्वांटिटी है ये पूरी वैल्यू एक कम हो जाएगी क्योंकि आउटपुट तो सिर्फ इंटीजर ही होगा। तो ये बन जाएगी c माइनस h यानी कि c माइनस, अब ये c से एक कम इंटीजर देगा, ये देगा c माइनस 1। तो इसकी लिमिट हो जाएगी c माइनस 1, ये दोनों अलग अलग हो गए, c से c कट गया, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 1। यानी कि किसी भी इंटीजर के लेफ्ट साइड से अगर हम देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 1 को अप्रोच कर रही होगी। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये है लिमिट x टेंड्स टू c प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पर c प्लस h डालेंगे दोनों जगह, और प्लस h सेफ है, इससे इंटीजर में फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आएगी c माइनस c, ये भी आउटपुट c देगा, c माइनस c हो गया 0, यानी कि राइट हैंड साइड से अगर देखोगे तो फंक्शन का आउटपुट 0 को अप्रोच करेगा। और वैल्यू कितनी आएगी, किसी भी इंटीजर पे वैल्यू डालेंगे c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c, तो c माइनस c हो जाएगा 0। तो फंक्शन पे वैल्यू आएगी 0, लेफ्ट साइड से 1 और राइट साइड से 0। तो अलग अलग वैल्यूज हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ऐसे हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट ऑल इंटीजर्स। और अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये भी एक काफ़ी फेमस फंक्शन है, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोलते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये आउटपुट देता है उस फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 9.4 में 9 तो आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर से, जो 0.4 बचा हुआ है वो इस फंक्शन से आता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हर इंटीजर पे वैल्यू आ रही है 0, जो कि 0 आनी चाहिए। हर इंटीजर के राइट हैंड साइड, जैसे 1 के राइट साइड देखोगे तो 1 के राइट हैंड साइड से जाएंगे तो 0 को अप्रोच कर रहे हैं, और 1 के लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं। किसी भी इंटीजर के लेफ्ट साइड से देखो हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं, और हर इंटीजर पे ब्रेक है। दिस मीन्स ये डिसकंटिन्यूस है एट ऑल इंटीजर्स।